नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज मुद्दा के ओपीएस को लेकर हम बात करने वाले हैं और ओपीएस का मुद्दा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से ओपीएस को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में ओपीएस शंखनाद नाम से कर्मचारियों ने वोट की चोट का शंखनाद कर दिया है, यानी जो ओपीएस बहाल करेगा वोट उसी को करेंगे। तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में इसी रैली में इसी मंच से यह ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कलम से ओपीएस बहाल की जाएगी। चर्चा ओपीएस को लेकर करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगामी चुनाव की दस्तक के बीच ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की पुरानी मांग फिर से तेज हो गई है। जी हां, राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। देश भर से जुटे कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर वोट की चोट का सीधा ऐलान किया। तो इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दल पहुंचे, नेताओं का जमावड़ा भी देखा गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से ओपीएस की मांग को जायज ठहराया और सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा भी किया। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मंच से ऐलान किया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से ओपीएस बहाल की जाएगी। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लिहाजा अलग अलग राज्यों के साथ हरियाणा में भी ओपीएस को लेकर वार पलटवार होता आया है। कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन भी किए गए, सरकार की ओर से कमेटी का गठन भी किया गया है, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि अभी ओपीएस बहाल करने के मूड में नहीं है। वहीं सीएम मनोहर लाल की ओर से पिछले दिनों एक व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देकर ये कहा गया कि एक अधिकारी ने उन्हें मैसेज कर बताया है कि ओपीएस अगर लागू की गई तो आने वाले दिनों में आर्थिक दिवालिये जैसे हालात हो जाएंगे। अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। हरियाणा विधानसभा में भी ओपीएस के मुद्दे को लेकर बहस देखी गई है, जहां हरियाणा सरकार हरियाणा में कांग्रेस को ओपीएस खत्म करने को लेकर घेरती नजर आई, तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया, हमसे अगर भूल भी हो गई है तो सरकार सुधार करे, नहीं तो हम सरकार में आकर ओपीएस लागू करेंगे। कि स्टेट्स में कौन कौन कब अडॉप्ट करें। हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने अडॉप्ट आज ये कह रहे हैं कि बदल देंगे हमारी सरकार के अधिकारियों की। इसमें क्या है भाई, हमने तो लागू कर दिया, बड़ी भारी गलती कर दी, तुम ठीक कर दो, सुधारो। किसने बैठे हो यहाँ तुम? ये तुम मेरी गलती निकाल रहे हो, सुधार ले भाई, मैं तो धन्यवाद कर दूंगा आपको। बातें करना बहुत आसान है, ये समझदारी से बात करो। अभी बहुत तजर्बा सीखना है। ठीक है। जाहिर है ओपीएस कर्मचारियों की बड़ी मांग है। कर्मचारियों की बड़ी संख्या के चलते बड़े स्तर पर इस पर राजनीति भी हो रही है। हिमाचल में कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका चुनावी फायदा भी मिला है, तो कांग्रेस हरियाणा में भी ओपीएस बहाली की पक्षधर नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये है क्या वाकई हरियाणा में भी ओपीएस चुनावी मुद्दा साबित होगा, और ऐसा होने की सूरत में किसे कितना चुनावी नफा नुकसान होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए ओपीएस को लेकर बात करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराज्य शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रियदर्शनी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और ऋषि पाल राज्य महासचिव हैं आप पेंशन बहाली संघर्ष समिति के। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे ऋषि जी आपसे ही। सबसे पहले आप स्थिति बताएं कि तमाम राज्यों में क्या स्थिति है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो दावा करते हैं, जिसमें कांग्रेस की हम बात करें कि जहां जहां हम सरकार में हैं हमने लागू कर दी है। आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हम भी लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऋषि जी आवाज मिल रही है आपको? पीसीआर जैसे ही ऋषि जी जुड़े हमारे साथ बताइएगा। अब कांग्रेस से सवाल रहेगा, बजरंग दास जी।
बजरंग दास जी, आप लोग जब सरकार में थे, हुड्डा सरकार के दौरान ही हरियाणा में ओपीएस को खत्म किया जाता है और अब भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे पहली कलम से ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। ज्योति जी, केंद्र सरकार ये कानून लेकर उसके तहत ही हरियाणा सरकार ने हरियाणा में लागू किया था, कांग्रेस ने लागू किया था, इसको मैं मानता हूं। अगर आप ये मानते हो कि कांग्रेस की कोई गलती थी या भूल थी, सरकार ठीक कर ले। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, वो लागू कर दे, हमें क्या दिक्कत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पे कहना चाहता हूं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बार नहीं 20 बार घोषणा की है, सरकार बनता ही पहली कलम से हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाएगी, कोई दो राय नहीं। और जहां जहां हरियाणा के अंदर ही नहीं, जहां जहां हमारी सरकार है, जी राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में हमारी इब सरकार बनी है, वहां वहां हमने ओल्ड पेंशन योजना लागू की है। ज्योति जी, आप मुद्दे की बात लीजिए, इस सरकार से सभी दुखी है। सरकारी कर्मचारी ले लो, यहां तक आंगनबाड़ी की महिलाएं ले लो, सड़कों पर कितने साल से आंदोलन कर रही है, विधायकों का गिरफ्तार कर रही है, मुख्यमंत्री का गिरफ्तार कर रही है, मंत्री का गिरफ्तार कर रही है, कोई जवाब नहीं। आज किसान आज से नहीं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं मुआवजे के लिए। अरे सबसे ज्यादा किसान विरोधी तो आप हैं। अरे मेरे भाई, हम तो बीजेपी विरोधी भी हैं, किसान विरोधी नहीं। जो आप लोगों ने हाल कर रखा है, आपके राज के अंदर 750 किसान शहीद आए हुए हैं। उनको डरा धमका के, उनको डरा धमका के सस्ते भाव में जमीन खरीद ली और फिर बिल्डरों को बेच दी। राबर्ट वाड्रा को भूले हैं क्या? 13.5 महीने आपने कॉलोनियां काट दी किसानों के सस्ते भाव में जमीन खरीद के। हम तो सेक्शन 4 का नोटिस दे दिया, उनको डरा दिया, डरा के उनको बिल्डर को बेच दिया, उनका कॉलोनियां काट दी। जो आपकी तो सबसे, आप किसान जैसी की बात करते हो। रामराज जी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप डिबेट को? मैंने कांग्रेस से शुरुआत की है, लेकिन आपको वक्त दिया जाएगा। आप सुन लिया कीजिए दूसरे प्रवक्ताओं को भी। ज्योति जी, मेरे साथी ने कहा किसान की बात करी। अरे किसान विरोधी बच्चा जानता है। ओपीएस को लेकर बात कर रहे हैं बजरंग दास जी। ओपीएस को लेकर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं डिबेट को आगे ले जाऊं। ज्योति जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, जो मेरे साथी ने बीच में तो ओपीएस को लेकर बात कीजिए ना। अगर वो साथी, मैं कह रहा हूँ इस पे मेरा आप बहस करेंगे। ज्योति जी, हमारे को टाइम देना इस बारे में। सरकार मंत्री यार, क्या इतनी बुला लो ज्योति जी, हम चुप हो जाओ, ये बोल रहे, इनको बुला लो ज्योति, इनको बुला लो। चलो ठीक है रामराज जी। सर, मैं आपसे डिबेट की शुरुआत के साथ ही आप शुरू हो गए हैं। डिबेट जब तक खत्म नहीं हो जाती, आप अभी तक तो मैंने देखा है हर प्रवक्ता के बीच में बोलते हैं। मैंने आपको यही रिक्वेस्ट किया इस बारे में। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही कहाँ गए? अभी मैंने कांग्रेस को टाइम दिया, उसके बाद आपकी बारी है। जी, सभी प्रवक्ता सुन रहे हैं सर, आपको परेशानी है दूसरे प्रवक्ताओं को सुनने में। आप अपनी बात पूरी कीजिए और बजरंग जी इधर उधर बात नहीं घुमाएंगे, केवल ओपीएस को लेकर बात होगी। ज्योति जी, सरकारी कर्मचारियों के साथ जो साझा मोर्चा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद सरकारी कर्मचारियों से बातचीत की और आश्वासन दिया। जब ये हड़ताल पे बैठे थे, लगातार आश्वासन दिया कि हाँ, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा। मेरे साथी बैठे हैं, मैं कोई गलत बोलता हूं उनके बाद में टोक सकते हैं, मगर आज तक सरकार ने समस्या का कोई हल नहीं किया। ये लोग सिर्फ गोलीबाजी करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, सरकारी कर्मचारी गुमराह करते हैं। इन्होंने पीछे जो कलरक थे, कलरक को कितनी लंबी हड़ताल चली, उनसे आश्वासन दिया। चलिए, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ते हुए आज तक देख लो रामराज जी, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम के साथ ओपीएस बहाल होगी। हिमाचल में तो कांग्रेस को फायदा मिला था इस बात का, आप लोगों को यहाँ डर नहीं है कि कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? देखो ज्योति जी, आप ये बताओ, ये स्कीम
खत्म किसने किया? आदरणीय हमारे बड़े भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो खत्म किया था ये। अब वो जो खड्डे खोद गए, जो उन्होंने खड्डे खोदे, उन्होंने तो सबसे ज्यादा नुकसान किया। वो हितैषी कैसे हो सकते हैं? देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे कर्मचारी भाई कैसे विश्वास करेंगे? खत्म भी तो उन्होंने किया है। और आप इस पे बात आ जाओ हिमाचल पे ये मैं मानता हूं भाई, इन्होंने गुमराह करके वो वोट तो ले लिए, जनता के कर्मचारियों के वोट तो ले लिए, लेकिन उन्होंने लागू कैसे किया, इंप्लीमेंट कैसे किया है? मैं मेरे भाई बजरंग दास जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने ये किया है, आज जो कर्मचारी लगेगा उसको लाभ होगा। पुराने कर्मचारियों के बारे में साइलेंट रहे, उसके बारे में नहीं बोले वो, तो उसके बारे में मैं भाई से स्पष्टीकरण चाहता हूं। और फिर ये बात कर रहे थे किसान हितैषी की। अरे रॉबर्ट वाड्रा ने हिमाचल में जमीन हड़प ली किसानों की, हरियाणा में हड़प ली, राजस्थान में हड़प ली। जहां जहां सरकार आपकी थी, सस्ते भाव में आपने जमीन खरीद ली, उस पर कॉलोनियां काट दी, उस पर आपने क्या नाम है बिल्डिंग बना दी, बिल्डरों को बेच दिया, और एक एक 2-2 रुपए के चेक किसानों के आपके टाइम में मुआवजे के आते थे। सबसे ज्यादा मुआवजा हमने दिया, सबसे ज्यादा किसान हितैषी हमें। आप कैसे बात कर सकते हैं किसान? अगर आपकी ओपीएस पर आपकी भी बात पूरी हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ी चर्चा में। जिस विषय को लेकर बैठते हैं उस पर 2-2 वाक्य आप लोग बोलते हैं, उसके अलावा सभी विषयों को लेकर बात कर लेते हैं। नहीं, ओपीएस की बात जहां तक है, माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं, और हमने भी कमेटी बनाई थी। जब केंद्र सरकार ने इस बारे में समिति बना दी, तो अब केंद्र सरकार में ये मामला विचाराधीन है, और वो तो सबके हितैषी हैं, क्यों नहीं इस पर केंद्र सरकार भी विचार करेगी? मैं समझता हूं ये बड़ा मुद्दा है और केंद्र का मुद्दा है, और हर मुद्दे पे क्या नाम है वो गंभीर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर समाज के हितैषी हैं, तो मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि वो हर मुद्दे का समाधान वो करेंगे। ऋषि जी हमारे साथ हैं चर्चा में। हरियाणा में भी हालांकि रामराज्य कमेटी गठित की गई है। हरियाणा सरकार भी हालांकि क्लियर कर चुकी है कि ओपीएस लागू तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी विचार हो रहा है कि क्या कुछ संभावना हो सकती है। ऋषिपाल जी, आप लोगों ने शंखनाद जी नमस्कार, पेंशन शंखनाद रैली आप लोगों ने की, महारैली नाम दिया गया, क्या कहना है आप लोगों का? क्या सीधा ऐलान है कि जो ओपीएस बहाल करेगा उसी पार्टी को वोट करेंगे आप लोग? देखिए, अभी तक तो हमारी मांग मौजूदा सरकार से, हम लगातार पिछले 2018 से ये मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम बड़े बड़े रैलियां प्रदर्शन कर चुके हैं। आपने पीछे भी देखा होगा कि 19 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए हम आए थे। वहां पर हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हमने तपती जून की गर्मी में साइकिल यात्रा निकाल कर अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी आवाज सुन ही नहीं रहे। देखिए, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र मांग है, वो है पुरानी पेंशन। वो मौजूदा सरकार कर दे तो हम स्वागत करेंगे, हम धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं। और जब तक ये सरकार है, हमारी मांग इसी सरकार से रहेगी। अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम तो यही, हमने हिमाचल के अंदर भी ये मुहिम चलाई है, और वो मुहिम हम लेके चल रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे के साथ हमने साइकिल यात्रा निकाली, और कल दिल्ली में आपने देखा होगा महाशंखनाद रैली, जिसमें 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी, आपने देखा होगा कि प्रशासन को रामलीला का मैदान का गेट बंद करना पड़ा, इतने ही, क्योंकि उसमें जगह नहीं रही थी बैठने के लिए कर्मचारियों को। इतने ही दिल्ली के अंदर बाहर सड़कों पे कर्मचारी थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कर्मचारियों की जो भावना उसको समझकर पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। ये जो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हमने अपने राज्यों में लागू कर ली है, जिसमें आप राजस्थान की बात करें प्रमुख तौर पर, या फिर आप बात करते हैं हिमाचल के दूसरे राज्यों की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की बात करें, वो आम आदमी पार्टी को लेकर पंजाब की भी बात कर लें, तो वहाँ क्या स्टेटस है ये भी आप क्लियर करें, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से बहाल हो चुकी है। लेकिन पंजाब सरकार ने केवल घोषणा की है, उसकी ओर वो आगे उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया। बाकी राज्यों में जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं, और हिमाचल का तो अभी जो 2 पहले रिटायर हुए थे साथी, उनको पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो गई, और उनका जो एरियर बनता था वो भी उनको लौटा दिया गया है। जी, विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी पार्टी कैसे देखती है ओपीएस के इस मुद्दे को? क्योंकि कर्मचारी बहुत साफ ही कर चुके हैं कि वोट उसी को होगी जो ओपीएस बहाल करेगा।
कांग्रेस ने हालांकि हरियाणा में एनपीएस को लागू किया, ओपीएस को खत्म किया गया। अब हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई थी। अगर आप लोगों को लगता है कि भूल हो गई थी, लेकिन हम इसे बहाल करेंगे सरकार में आकर। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी कई बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि यदि प्रदेश के लोग हमारे को सत्ता सौंपते हैं तो चंडीगढ़ जाते ही हम ओपीएस बहाल करने का काम करेंगे। अनेकों बार रैलियों से भी और आम जनसभाओं भी हम इस बात की घोषणा कर चुके हैं। दूसरी बात ज्योति जी, ये बात है, कुछ प्रश्न मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए भी छोड़ना चाहता हूं। देखिए 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है कि ओपीएस को बंद किया जाएगा, पुरानी पेंशन बंद होगी और नई पेंशन स्कीम लागू होगी। ये सरकार ने किया कि नहीं किया? और इसके बाद स्टेट्स के लिए भेजा गया, भाई जो स्टेट चाहे तो इसको लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो ना करे, लेकिन स्टेट के ऊपर छोड़ने का काम किया। उस टाइम हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज था। 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में मना कर दिया कि हम एनपीएस लागू नहीं करेंगे, हमारे प्रदेश में ओपीएस ही लागू हम रखेंगे। तो देखिए भाजपा ने कानून बनाया, ओम प्रकाश चौटाला ने टोटली सिरे से रिजेक्ट करने का काम किया और वापस भेज दिया। 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसको जबकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, एक बार उसको रिटर्न किया जा चुका था, रिजेक्ट किया जा चुका था कि हम नहीं लागू करेंगे। आफ्टर दैट चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इसको लागू कर देते हैं, ओपीएस को खत्म करते हैं, एनपीएस को लागू करते हैं। अब मैं अपने कर्मचारी साथियों से भी इस बात को जानना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार जो है कानून बनाती है और एक बार रिजेक्शन के बाद जो इनेलो सरकार रिजेक्शन करती है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इसको लागू कर देती है। तो इस बात से क्या ये सिद्ध नहीं होता कि सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से अगर कोई ओपीएस की समर्थक है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है? ये तो केवल वोट को हथियाने के लिए इस प्रकार की घोषणा करते हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, भाई गलती कैसे होगी जब इसके परिणाम आपके सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने रख दिए थे कि ये लागू नहीं होनी चाहिए, ये हमारे प्रदेश के लोगों को के हित में नहीं है। ये बिल्कुल एक स्पष्ट विजन दे दिया था इनेलो की सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद भी वो कॉल करके इसको लागू करते हैं। तो ये भूल नहीं हुई, ये जानबूझ करके किया गया कार्य है, ये ऐसे भूल वाला कोई कार्य नहीं। दूसरी बात, अगली बात यह है ज्योति जी कि इनको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए कर्मचारियों को। इसके कई रीजन है। देखिए सबसे पहला रीजन ये है कि 58 साल की एज तक, 60 साल की एज तक पूरी जवानी जो है अपनी वो सरकारी सेवाओं में लगाता है कोई भी कर्मचारी, और उसके बाद वो यदि घर बैठ करके बिल्कुल खाली हो जाता है तो आखिर आप में से किसी का फोन साइलेंट नहीं है, वो कर ले आप लोग। हाँ, तो ज्योति जी, हाँ, जो 58 साल तक सरकारी सेवा करता है, देश और प्रदेश की सेवा करता है, और उसके बाद यदि हम उसको खाली हाथ घर भेज देते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी। उसके बुढ़ापे को सुरक्षित सरकार का करना फर्ज बनता है। वैसे तो हम वृद्ध सम्मान भत्ता लागू कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और एक सरकार का कर्मचारी जो वाकई आज तक पेंशन का हकदार रहा है, यदि हम उसको खाली हाथ भेजने का काम करेंगे तो वो उस कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। नंबर 1 बात अन्याय होगा। नंबर 2 बात, वो बुढ़ापे में क्या गारंटी है कि हर कर्मचारी के बेटा बेटी उसको सम्मान देते हैं, उसको एक अपने माता पिता के रूप में जैसे रखा जाता है वैसे रखते हैं, और पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, तो आखिर वो बुढ़ापे में जाएगा कहाँ, खाएगा कहाँ से, और अपना जीवन यापन करेगा कैसे? एनपीएस तो है ना, और आप जितनी तारीफ कर रहे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं लागू किया या इनेलो, नहीं, वो उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी है कि केंद्र ने कोई दबाव डाला हो कि आप लागू कीजिए। वो बिल्कुल राज्यों पर छोड़ दिया गया फैसला था। वो राज्यों को डिसाइड करना था कि आपको अपने राज्य में लागू करना भी है या फिर नहीं। आप में से किसी का फोन साइलेंट नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ कि साइलेंट कर लीजिए। हाँ। प्रियदर्शनी जी, पंजाब में तो आप लोगों ने लागू नहीं ज्योति जी, मैंने यही कहा है। ठीक है रेणु साहब, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली। जी ज्योति जी और बाकी सारे साथियों को प्रणाम मेरा।
मैं भी सुन राम राम जी, राम राम। राम राम जी। मैं यहाँ पे सारे प्रवक्ताओं को बहुत ध्यान से सुन रही थी और ओल्ड पेंशन स्कीम पे आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। आज अरविंद जी ने रीट्वीट करके भी बता दिया और आज संजय सिंह जी जो कि हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं कि जब तक हम नकेल नहीं पहनाएंगे, एक तरह से ये नकेल पहनाने का काम आज जो हुआ है रामलीला मैदान में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साधुवाद है और इसको साधुवाद देना चाहिए। मुझे लगता है ये ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करनी है और इन्होंने कहीं ना कहीं हमें रोक रखा है। हम पंजाब में गए, पंजाब में हमने ये प्रस्ताव रख दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक हमें फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगा तब हम ये कैसे करेंगे? हमें इसकी टेक्निकलिटी समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली में भी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब मैं बोल रही थी तो मैंने बिल्कुल किसी को नहीं टोका था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद आप ये सोचिए, इसको ध्यानपूर्वक सोचिए कि यही चीज हमारे साथ दिल्ली में हुई है। दिल्ली में भी हमने इसको लागू कि आप लोग लागू नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम लागू, हमने प्रस्ताव दिया है अब, लेकिन जो फाइनेंशियल एड इसमें हमें चाहिए वो फाइनेंशियल एड हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है अभी तक। आप समझिए इसके पीछे एड चाहते हैं, एड सर, एड पैसा चाहिए, पैसा जो चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जब भी खत्म हो रही है मोदी जी की, पैसे का मिसयूज तो आप कर रहे हो। राम जी आपकी बहुत गलत आदत है, थोड़ा पढ़ाई करके आया करिए, बहुत गलत आदत है लोगों को टोकने की। सुनिए पहले सीएम की कोठी के ऊपर पैसा खर्च कर दिया जनता का, उसका भी तो जवाब दो आप। पढ़ाई करके आइए, थोड़ा बिना पढ़े आ जाते हैं, पूछते कि ऐड के पैसे चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। एडवोकेट बोल रहे हैं ऐड के पैसे चाहिए इनको, वकील हूँ मैं, एडवोकेट हूँ, आप सिखाएंगे मेरे को। अब सुनिए, फाइनेंशियल जनता का पैसा सीएम की कोठी के ऊपर खर्च नहीं किया क्या आपने? अब इनकी आदत है ये बकवास करते रहते हैं, इनको ये पढ़ के नहीं आते हैं। बताइए, सुनिए आप पहले ध्यान से। नहीं, आप पढ़कर आई हैं, आप क्या पढ़कर आई हैं कि केंद्र पैसा देगा तो आप लोग देंगे ओपीएस? हमने कहा है कि हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जहाँ कहीं कमी होती है तो आपको जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। अब वो वादा आप लोगों का है ना, इसमें ये शर्त लगा रहे हैं आप लोग कि केंद्र अगर पैसा देगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। ज्योति जी, हम वादा कर रहे हैं और हम हालांकि बीजेपी तो ये मानती है कि राज्य तो ये कर ही नहीं सकते, ये संसद से होने वाली प्रक्रिया है, सबका अपना अपना स्टैंड है। लेकिन आप एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, हमने वादा किया था या हम करने की दिशा में कर चुके हैं, फिर आप लोग कह देते हैं केंद्र हमें पैसा नहीं देता। मजेदार बात खट्टर साहब बोल रहे हैं, खट्टर साहब की स्टेटमेंट अभी आप लोगों ने दिखाई। खट्टर साहब ने कहा कि ये किसी ने उनको बताया है कि भैया ऐसा करेंगे तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। खैर, दिवालियों की बात में अगर कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए ज्योति जी कि 36 लाख करोड़ का कर्जा इस टाइम हरियाणा सरकार पे है और दिल्ली हम लोग डेप्ट फ्री चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। और मैं बताऊं, 36 लाख करोड़ आपने कर दिया, सारा पैसा लुटा दिया जनता का। हम सब हो गए, हम सबके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा है। पहले आप ये बताइए खट्टर साहब, क्या ये दिवालिया है या नहीं है? आप ये कर्जा नहीं उतार पा रहे और आपने 36 लाख करोड़ का आंकड़ा कहाँ से लाइए मैडम? 4.25 लाख करोड़ तक का तो हुड्डा साहब बताते हैं। नहीं, ये है आंकड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं, 36 लाख करोड़ का आंकड़ा बता रही हैं आप। यही आंकड़ा है मैडम, यही आंकड़ा है। 36 लाख करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर और ये कर्जा ये चुका नहीं पा रहे। पहले इसका जवाब दीजिए राम जी, पहले आप इसका जवाब दीजिए, ये कैसे होगा? हर बच्चा जो पैदा हो रहा है यहाँ पे हरियाणा में, सारा जनता का पैसा सीएम की कोठी पे खर्च कर दिया। इसका जवाब दीजिए आप, केजरीवाल की कोठी के ऊपर खर्च कर दिया। सुनिए, जनता की गाड़ी कमाई थी, जनता की गाड़ी कमाई, सारा सीएम की कोठी के ऊपर खर्च कर दिया, सारा पैसा लुटा दिया आपने। आपके 2 मंत्री भ्रष्टाचार में बंद है, आपके 2 मंत्री जेल में बंद है, जेल में भ्रष्टाचार में उन पर बोलिया। अच्छा, दूसरी बात कि ओपीएस के जो मेरे भाई की मैं बात सुन रही थी तो मुझे इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई। इन्होंने कहा कि भैया हम जब गए खट्टर साहब के पास, मुख्यमंत्री के पास अपनी आवाज करने के लिए, तब आंसू गैस हमारे ऊपर लगा दी गई, इन्होंने डंडे मारे। यही हो रहा है, यही सरकार। पंजाब में किसानों का क्या करेगा? एक तो बीजेपी प्रवक्ता तो आपको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हरियाणा पर 36 लाख करोड़ का कर्ज नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल है ज्योति। कौन सा आंकड़ा पेश कर रही हैं आप?
मैं डेटा आपको बताती हूँ, आपको चाहिए मैं डेटा दे दूंगी। 36 लाख करोड़ का कमाल कर रही हैं आप। I'll send it to you. I'm क्यों saying झूठ it बोल on रहे हो record. जनता के सामने? I'm sending मुझे you on नहीं, record. आप मुझे मत भेजिएगा, आप जाकर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा जी नहीं क्योंकि ज्योति मुझे जी, जानकारी ये है कितना है, कितना ज्योति नहीं है। जी, ज्योति जी, जैसे आपने दिखाया था शुरू में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्हाट्सएप मैसेज पे ये कहा था कि हरियाणा जो है 2030 तक कर्जदार हो जाएगा। वो एक मैसेज का वो हवाला दे रहे थे। बजरंग दास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये वही, अगर वो ये ओपीएस का मुद्दा भी वैसा ही मुद्दा है जैसे कि अग्निपथ जैसे इन्होंने चलाया था कि भैया 4 साल एक युवा का जो पीक ईयर होता है वो लेके उसके बाद अग्निपथ की क्या बात करते हो? अग्निपथ तो देश हित में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अग्निपथ के बारे में आपने पता ही नहीं, एबीसीडी का आपको पता नहीं, आगे आप पेश कर रहे हैं झूठा आंकड़ा जनता के सामने आप पेश कर रहे हो। वो व्यक्ति पहले मेंटली प्रिपेयर हो गया है और उसके बाद राम जी सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ी नॉलेज बढ़ा रही हूँ आप जनता के सामने झूठ बोल रहे हो। सुनिए क्या झूठ बोल रही हूँ मैं। 58 झूठे साल आंकड़े दे रहे हैं आप। उसके बाद आप उसे कुछ नहीं देंगे, उसे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं देंगे, वो किसके भरोसे रहेगा? इसका क्या जवाब है? केंद्र सरकार की क्या स्टेटमेंट है? करेक्टली ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट है मोदी जी की? क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है होम मिनिस्ट्री की कि इसमें क्या करना चाहिए, ये क्या करेंगे इसमें? खट्टर अरे साहब मोदी जी के बारे में आप क्या मोदी जी के बारे में बात करते हो? मोदी जी ने तो मोदी या मुमकिन ने ठीक कर दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, धारा 370 तोड़ दी, राम मंदिर बन गया, चंद्रयान पर झंडा फहरा दिया हमने, तिरंगा झंडा, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन गए, आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए, हर मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा आर्थिक मोदी जी का मुकाबला करोगे? आर्थिक क्षेत्र बताइए जिसमें आप प्रॉफिट में, मुझे एक आर्थिक क्षेत्र का नाम बताइए जिसमें आप हरियाणा का लाल केजरीवाल कितनी बढ़ाई कर रहे हैं। हरियाणा के ऐसा पानी क्यों नहीं दिलवाते? FIL का पानी दिलवाओ, हमारे को ऐसा दिलवाओ, हमारे 60-40 का फैसला हुआ था वो करवाओ हमारा लागू। चंडीगढ़ का हमारा ऐसा दिलाओ, जमीन दिलाओ हमारे को। मतलब नहीं मालूम होगा क्योंकि सबसे दूसरी पार्टी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी। आपके 2 मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप में जेल में बैठे हैं। इनको सिर्फ चिल्लाने आता है, इसी तरीके से ये लोग चिल्लाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, इनको पकड़ नहीं आप होती झूठे है। आंकड़े पेश कर रहे हो। आप मैं आंकड़े कौन से बता रही हूँ गलत? जरा बताइए कौन सा आंकड़ा मैंने आप हरियाणा पर कर्ज का गलत आंकड़ा बता रही मैडम। 4 लाख करोड़ तक का हुड्डा साहब बताते हैं जो सरकार नहीं मानती है। 2,85,000 करोड़ तक का हरियाणा सरकार करीब मानती है, जो कि हम पिछले बजट के आधार पर बात कर रहे हैं। उधार है ना, तो आप 36 लाख करोड़ का आंकड़ा कहाँ से लिया? कमाल कर रही। चलिए ये तो विषय भी नहीं है, ये तो विषय भी नहीं है। बजरंग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। बजरंग दास जी आप पहले ये बताइए कि हरियाणा झूठी पार्टी है ये, झूठे आंकड़े पेश करे, सबसे झूठी पार्टी है ये उधारी कैसे चुकाएंगे? पहले इसका जवाब दीजिए। उधारी इनकी चुकती नहीं है और उसके बाद ये जनता के सेवक बने। पंजाब को लेकर सवाल आपसे पूछा था, आप कहाँ चले गए? आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है गरीबों को। रामराज जी अभी सुनिए आप। बजरंग दास जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोले। मेरे साथियों, ज्योति जी, जहां कर्ज का आंकड़े का सवाल है, जब से हरियाणा अलग बना 1966 से लेके 2014 तक सिर्फ 70,000 करोड़ का कर्जा था। इसी सरकार ने मलाई खा के, आपकी बात सही है, 98 नहीं ये करीब 1 लाख करोड़ तक का कर्ज था बिजली निगमों का मिला के, जो देनदारियां थी वो मिलाकर 1 लाख करोड़ तक का कर्ज था। अब आप लोग कह रहे हैं सवाल नहीं, ये तो हुड्डा साहब भी खुद, वो विषय ही नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा खुद मानते 98,000 करोड़ तक का मान लेते हैं बिजली निगमों का मिलाकर, लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं आप? मानते हैं ना कर्जा है 36 लाख करोड़ का नहीं है प्रियदर्शनी जी, मैं फैक्चुअली गलत बात नहीं कह रही हूँ। ये विषय नहीं है, ऑफिस पर आप लोग। आम आदमी पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। चला रहे हैं, कर्जा है ना, कर्जा है या नहीं है ये बताइए। कि कर्जा ही नहीं है, कर्जा है। जनता जनार्दन देख रही है, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हो। दिवालिया तो ऑलरेडी हरियाणा का निकल गया है और कितना दिवालिया दिल्ली का आपने क्या हाल कर दिया? बातें कर रहे हैं। ये चिल्ला चिल्ली बंद करें आप लोग, ये बंद करें आप लोग। मैं बजरंग दास जी को सभी को करवा दूंगी, जो जिसको समय दिया गया कि वो अपनी बात रखें। नहीं कर्जा है ना, चाहे 2 रुपए का ही कर्जा है। कौन इनकार कर रहा है कर्ज से? आप कहाँ ले जा रही हैं डिबेट को? किसने इनकार किया कर्ज नहीं है? ज्योति जी आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनता है, सुनिए। जहां मुद्दे की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान
कि अफसरानी बात अरे आपका बयान सारा बढ़िया होता है क्या? ओल्ड पेंशन योजना गर्ग साहब आपने लागू क्यों करी थी? कैसे लागू करेंगे? कर्मचारी विरोधी आपने लागू क्यों करी थी? आपने मुहूर्त देख रखा था क्या? मुख्यमंत्री जब गलत था तो क्यों लागू किया था आपने? आपके ऊपर क्या दबाव था? कभी किसी को क्या ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी। ज्योति जी को चुप कराओ, या तो ज्योति को इनको भी बुलवा लो, और एक के बीच में टांग अड़ा देते हैं। गलत बात करेंगे जरूरी है 55,000 हमारे पास। आपकी क्या आंकड़े पेश कर रही हैं? फिर से गलत आंकड़ा पेश कर रही हैं 55,000 करोड़ का। एक तो आप विषय पर बात नहीं कर रही, झूठे आंकड़े रख रही हैं। बिल्कुल गलत आंकड़ा नहीं पेश कर रही हूँ ज्योति जी, सामने दिखा रही हूँ। 55,000 करोड़ का क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी विषय आप इतनी जिम्मेदारी के साथ आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत गलत बोल रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये विषय ही नहीं है, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। एक तो विषय पर बात नहीं कर रहे, दूसरे झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। नहीं, ये झूठा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है ज्योति जी। मैं 36 लाख करोड़ की बात कर रही थी अभी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, 55,000 करोड़ पर आ गई। आपको डिफरेंस का भी पता है? ये लिखा हुआ है, ये कोई मैं अपने आप पता है आप क्या बोल रही हैं? दिखाते तो जुमले पे नहीं बोल रही मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? मैं मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। आप ये नहीं अब आप गूगल करके फिर से गलत आंकड़े पेश कर रही हैं, समय बर्बाद कर रही हैं अपना भी और दर्शकों का भी। अभी आप बजरंग जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे भी टाइम दीजिएगा। मैडम जी देखिए, आप क्या बोलो, जहाँ मुख्यमंत्री जो बयान आया है, मुख्यमंत्री हमेशा हर एक प्लेटफार्म पे झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। जहाँ जाएंगे विवादित बयान के सिवाय कुछ देते हैं क्या? वो कहते हैं भी ओल्ड पेंशन लागू होने से यहाँ दिवालिया हो जाएगा। जब आपने लागू तो आपने कर रखी है, ये काम किया 9 साल ये तो लागू आपने कर रखी है। आपको दबाव थोड़ा सा क्यों लागू करी आपने? और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 और शास्त्री उन्होंने ये कहा था बहुत बढ़िया स्कीम है ये। मनमोहन सिंह 2 और शास्त्री थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। चलिए बजरंग जी, वैसे भी आपकी बात पूरी हो गई है। अब आप नहीं आप रामराज जी ज्योति को बुलाओ, इनको बुलाओ। सर ठीक है, आप भी बोल चुके हैं, अभी आप सुन रहे हैं। रामराज जी क्या है, गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, समान विकास कार्य पूरे हरियाणा में हो रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं है। बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणा में एक के पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। चारों तरफ से हम तरक्की कर रहे हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। राम नाम से इनको एलर्जी है, सनातन धर्म से इनको नफरत है, राम का मंदिर बन गया इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। 370 धारा। रामराज जी, अगर आप इस विषय पर पूरी रिसर्च करके आए होंगे तो आपको राम मंदिर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत बड़ा विषय है ये बहुत बड़ा विषय है ऑलरेडी। देखिए अभी जो कमेटी गठित की गई थी, शर्मा जी जो पिछले दिनों कमेटी गठित की गई थी, उसको लेकर अभी क्या स्थिति है? क्या आप लोग कोई संभावना, कोई गुंजाइश तलाश कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो हम भी विचार करेंगे? हालांकि अभी तक ऐसा नहीं कहा गया कि बीजेपी की। देखो क्या है ज्योति जी, ये केंद्र का मुद्दा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है ये। और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर है, केंद्र सरकार भी इस मामले में विचार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका कोई न कोई समाधान मांगे प्रधानमंत्री जी, इसका निकाल देंगे और अच्छा समाधान निकलेंगे। इतने बड़े बड़े समाधान निकल गए, राम मंदिर की समस्या हल होगी, भाई 370 टूट गई, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका समाधान अच्छा निकलेगा और राष्ट्रीय हित में निकलेगा। तो जो काम राष्ट्रीय हित में होगा वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये तो उनके लेवल की बात है, बड़ा मुद्दा है ये तो गर्ग साहब तो वैसे गर्म हो रहे हैं, भाई ये कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये कर दिया। अरे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करते हैं, उसकी बढ़ाई भी तो करो। परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सब बातों के ऊपर उठ गए। हमने गरीबों के बच्चों को नौकरियां दी, क्यों नहीं आप बढ़ाई कर रहे? हमने पूरे हरियाणा में समान विकास कार्य किए, क्यों नहीं उसकी आप बढ़ाई कर रहे? अच्छा काम करते हैं तो आप बढ़ाई भी किया करो। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, उसकी क्यों नहीं बढ़ाई कर रहे आप? लोगों का राशन कार्ड काटते हैं, लाखों लोगों के पेंशन काटी, एक को अरे जो आप अभी दोनों सुनिए, आप दोनों अभी बजरंग दास जी अब आप भी तो बीच में ही बोल रहे हैं। ये तो क्या है ना,
ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऋषिपाल जी है हमारे साथ जी, खो बैठे हैं जनता द्वारा। शर्मा जी और बजरंग दास जी को दोनों को म्यूट करें, पीसीआर तुरंत म्यूट करें दोनों को। ऋषि जी ज्योति जी, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने बताया कि ये केंद्र का मामला है, राज्य का मामला ही नहीं। ये लगता है इसके बारे में पूरी तरह से तैयारी करके नहीं आए हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल नंबर 309 में साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को पेंशन और वेतन भत्ते देने के लिए स्वतंत्र है। हाँ। अगर ये केंद्र का मामला होता तो पश्चिम बंगाल, जिसने आज तक अडोप ही नहीं किया, बिल्कुल, अगर केंद्र का मामला होता तो राजस्थान कैसे लागू कर देता। और आप जैसे मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रही थी कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। अगर ऐसा एनपीएस और ओपीएस ऐसी किसी राज्य की समृद्धि का आधार है तो मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल ने जिसने आज तक एनपीएस को अडोप ही नहीं किया, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता। अगर यही आधार है किसी राज्य की समृद्धि का, तो बिहार जिसने एनपीएस को अडोप किया था, क्या वो सबसे समृद्ध राज्य हो गया? ये देखिए, ये आंकड़ों, ये झूठे आंकड़े पेश किए गए हैं। हमने 3 मार्च को जो कमेटी गठित की गई थी 3 वरिष्ठ अधिकारियों की, उनके सामने समस्त आंकड़े रखे, उनको बताया कि हमारी पेंशन का कुल बजट का केवल 5 और 6% है, पहले कटता था और अब भी 5 से 6% एनपीएस में कट रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी एनपीएस जो हमारा 10% और सरकार अपना 14% लगाकर शेयर मार्केट में लगा रही है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, अगर वही पैसा सरकार अपने पास सेव कर ले, उसी पैसे से कर्मचारियों की पेंशन दी जा सकती है। इससे अतिरिक्त भार वाली कोई समस्या ही नहीं। उससे लगभग 10 से 15 साल एक कर्मचारी को पेंशन दी जा सकती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री व्हाट्सएप जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बहुत गरिमापूर्ण पद है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे लिए बहुत मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसी के आधार पर ये मान लिया, वो उनका ये ऐसा नहीं कि सरकार का ये स्टैंड है, वो जस्ट एक जिक्र कर रहे थे मिसाल के तौर पर कि ऐसे ऐसे उनके पास संदेश आया। ज्योति जी, जैसे ही हमारी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 20 फरवरी को हुई थी, उन्होंने दोबारा से ये बात उठाई थी कि कुछ अर्थशास्त्रियों के बयान आ रहे हैं कि 2030 तक ऐसा हो जाएगा। तब भी हमने उन्हें समस्त आंकड़े प्रस्तुत करिए, उनको बताया था कि ये बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। और ज्योति जी, आप और मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं, आप सब मुझे बताइए कि पेंशन कब मिलती है? रिटायर्ड होने पर मिलती है, जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या कोई नेता आज तक रिटायर्ड हुआ? ये सभी राजनीतिक दलों के नेता बैठे हैं, क्या कोई राजनीति आज तक रिटायर्ड हुआ? वो 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सांसद बन गया। चलो, वो तो जब आप लोग सरकारी नौकरी लेते हैं तब आप लोगों को पता होता है। नेताओं से क्या कंपैरिजन करते हैं आप लोग? जो पहले से चीजें चली आई है वो ठीक है, गलत है ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी पेंशन को लेकर नेताओं से क्या तुलना करते हैं आप लोग? जब कर्मचारी, देखिए, नेता आपके बीच में आएंगे, वो कहते हैं कि हम सेवक हैं। जब देखिए, हम तो नौकर है, हम सीधे सीधे कहते हैं हम नौकर है, नौकरी करने आए हैं, और नौकर को उसकी वेतन चाहिए, उसका पेंशन चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा है कि एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी है कि वो अपने कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन नेता लोग तो ये कहते हैं कि हम तो सेवा करने आए हैं, तो सेवा के बदले में फिर पेंशन कैसी? और वो भी 1 दिन बन जाने के बाद, अगर वो 1 दिन विधायक रहा तो पेंशन, उसके बाद रिजाइन दे के वो दोबारा, अगर वो एमपी बन गया फिर उसकी पेंशन, बिना रिटायर्ड हुए पेंशन ले रहे हैं। और एक कर्मचारी अपने विभाग को 30 से 35 साल अपने जीवन के देने के बाद भी खाली हाथ घर लौट रहा है। अभी तक जो एनपीएस के तहत हमारे कर्मचारी साथियों के हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, उनमें 700, 800, 1500, 3000 ये पेंशन बन रही है। क्या आज के दिन में इस पेंशन से गुजारा होना संभव है? जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप स्वयं, इसका सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, तो ये आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि क्या 300, 400, मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए, लेकिन सरकार को भी ऐसा नहीं है कि ठीक है सरकार ने कमेटी का गठन किया है, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेतन देने में निकल जाता है, उसके बाद रोजगार भी देने हैं, बेरोजगार लोगों को भी नौकरी देनी है, उसके बाद भी सरकार ये कहती है कि हम 14% हम दे रहे हैं, 14% दे रहे हैं। आज के दिन भी 5 से 6% पेंशन में जा रहा है बजट का। और अगर पुरानी पेंशन में इतना ही खर्च होना 5 से 6, अगर सरकार विभिन्न कंपनियों को देने की बजाय ये पैसा अपने पास सुरक्षित रख लेती है, तो इन्हें अतिरिक्त बजट के प्रावधान की जरूरत ही नहीं है।
अन्य बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी बजट से पुरानी पेंशन दे सकते हैं। राज्य के राजकोष नहीं सुनिए, अभी हम इनेलो को चर्चा में जोड़ते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं विजेंद्र जी। राजकोष पर बहुत असर होगा, सरकारी खजाने पर असर होगा, आर्थिकी पर असर होगा, ये बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिसमें हम आरबीआई की भी बात कर लें, केंद्र की भी बात कर लें। हालांकि मुझे नहीं पता रामराज जी क्यों कह रहे हैं कि केंद्र विचार कर रहे हैं, केंद्र एनपीएस के साथ है, हरियाणा सरकार भी एनपीएस को सही मानती है, तो पूरे राज्य की या पूरी जनता की भी सोचनी होगी सरकार को, ऐसा नहीं कि केवल कर्मचारियों की ही सोच ली जाए। नहीं देखिए, केवल कर्मचारियों के लिए नहीं है ज्योति जी, ये ठीक कहा कि केंद्र जो ये कहते हैं ना कि बजट के ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा, इसका इतना ज्यादा कोई बर्डन आने वाला नहीं है इसमें। 2004 से पहले जो ओपीएस थी सभी को मिलती थी, और 2004 के बाद भी बहुत सारे स्टेट ने एनपीएस को लागू नहीं किया और वो ओपीएस से ही चले रहे हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके समक्ष दिया गया, तो और भी स्टेट ऐसे हैं जो चलते रहे हैं। तो क्या आज वो स्टेट ऐसे हालात पर है कि वो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं या अपने कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? किसी भी सरकार का सबसे बड़ा बजट उसकी सैलरी ही होता है, जो कर्मचारी को सैलरी देनी होती है और पेंशन देनी होती है, और ये एक जरूरत है ज्योति जी। जिस प्रकार से अभी कुछ साथियों ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि हमारे को ऐड देगी तो हम पेंशन दे देंगे, या वो कह रहे हैं कि भाई हम दे नहीं पाएंगे, तो ये गलत बातें हैं सारी की सारी। बिल्कुल संविधान में स्पष्ट रूप से है कि कोई भी स्टेट अपने कर्मचारियों को कितनी पेंशन देता है, कितना वेतन देता है, इट इज द टोटली मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ही विल डिसाइड इट। किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं है, संविधान राइट देता है, उसको प्रिविलेज देता है स्टेट को, वो कर सकते हैं। दूसरी बात ज्योति जी, जिस प्रकार से इस बात को भी मैं लेऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप की बात आपने सुनवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और हरियाणा प्रदेश ने भी कमेटी बनाई हुई है, सेंटर ने भी कमेटी बनाई हुई है, और आज तक उस कमेटी बनाने के बाद आफ्टर द जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट कमेटी, अब तक कोई हमने उसके बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी। उनकी मीटिंग हुई है या चर्चा चली हुई है या वो कमेटियां कहां तक पहुंची हैं, कितना उसके ऊपर वर्क हुआ है, तो इस तरह की कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि उन कमेटियों को ठंडे बस्ते में बिठा दिया गया है और वो अपना एक्शन प्लान नहीं कर रही है। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हमारे आदरणीय हैं, प्रदेश के मुखिया हैं हमारे, बट एक गवर्नमेंट यदि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर विश्वास करके कोई बात कहती है, मुख्यमंत्री के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द के ऊपर विश्लेषण होता है, जनता में चर्चा होती है, विश्लेषक उसका विश्लेषण करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के ग्रुपों के आधार पर किसी तरह की कोई बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि आपने जो कमेटी बना रखी है उस कमेटी की कोई रिपोर्ट लेकर के आइए और जनता के सम्मुख रखिए, जनता को बताएं कि भाई अगर हम ये ओपीएस लागू करते हैं, इसके बाद जो है गवर्नमेंट सवाल के जवाब में एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। लिखित में सरकार ने ये साफ किया कि सरकार अभी ओपीएस लागू नहीं करने वाली है। विधानसभा सत्र की हम बात कर लें, लिखित में सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। भाई यही तो नहीं, भाई यही तो हम जानना चाहते हैं ना कि क्यों नहीं कर सकती है, हम ये काम नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकती है? क्या हिंड्रेंसेस आपके सामने, क्या ऑब्स्ट्रक्शन आपके सामने है? वो एक ही बात डालते हैं कि फाइनेंशियल रूप से हरियाणा प्रदेश या कोई भी देश जो है ना दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उसका जो विश्लेषण है खुद गवर्नमेंट ने, आपको ध्यान हो तो दुष्यंत चौटाला ने एक दिन इसका विस्तार से आंकड़ा दिया था कि मुश्किल से 4% का फर्क पड़ता है एनपीएस और ओपीएस में। भाई मुश्किल से अगर 4% का फर्क पड़ता है तो आप लागू क्यों नहीं करते? हमारे लाखों कर्मचारी हैं हरियाणा प्रदेश के, उनको एक शांति मिलेगी, उनको सांत्वना मिलेगी, 2019 में जेजेपी का भी वादा था, तो क्यों नहीं फिर आप उस 4% जेजेपी ने भी वादा किया था ओपीएस बहाली का, लेकिन अब ये जो आप 4% की बात कर रहे हैं, अब ये गैप कवर करने की बात कर रहे हैं कि सरकार अपना हिस्सा अगर बढ़ाए तो ये नया फॉर्मूला हो सकता है, कि इस बात का जिक्र करते हैं। प्रियदर्शनी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी जी। मैं आप लोग जब ये वादा करते हैं कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, तो ये शर्त होती है केंद्र अगर पैसा देगा तो बहाल करेंगे हम? नहीं देखिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ऑब्वियस ही बात है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। देखिए हम लोग अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम केंद्र से चाहिए होता है, एक फाइनेंशियल एड मिलती है, और अगर ये फाइनेंशियल एड हमें नहीं मिलेगी टाइमली,
मैं चाहे ओपीएस की बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे ऐसे राज्य सरकारें चाहे कर्मचारियों को वेतन वेतन और पेंशन नहीं देंगी राज्य सरकारें? नहीं, सुनिए, देंगे, बिल्कुल देंगे, बट इसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ा, वही मैं आपको बार बार कहने की, एंड वी आर एग्रीइंग, हम लोग इस चीज से सहमत है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज हमारे नेता, शीर्ष के नेता गए हैं वहां पे बोलने के लिए, मंच में रामलीला मैदान में संजय भैया ने बोला, संजय सिंह जी ने बोला है, और उसके बाद जितने भी हमारे नेतागण हैं इसके पूरे हम सपोर्ट में हैं, हम नहीं मना कर रहे हैं। और हमें लगता है कि एक व्यक्ति ने जिसने 58 साल अपने जीवन के दे रखे हैं, तो उसका ये मौलिक अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, ये उसका मौलिक अधिकार है जो कि उसको मिलना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि जब कोई और, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ, निर्मल सिंह जी जो कि हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, निर्मल सिंह जी ही एक मात्र, मुझे ऐसा लगता है, एक जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, और उन्होंने ही ऐसा किया है, क्योंकि एमएलओ के साथ ऐसा होता है कि अगर आप एक बार एमएलए रहे, 2 बार एमएलए रहे, तो यू आर आपको उतनी बार ही पेंशन्स मिलती रहती हैं। बट निर्मल सिंह ने इसको एबॉलिश किया और बोला नहीं, मैं एक बारी ही जो एमएलए की पेंशन मिलती है मुझे वही आप दीजिए। तो आम आदमी पार्टी की नीयत में दिखाई देता है कि वो वाकई ये चाहती है। अगर हम ये नहीं चाहते तो हमारे खुद के पूर्व एमएलए ऐसी चीजें क्यों करते? तो कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि हम यहाँ पे जन कल्याण करना चाहते हैं। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, अलग विषय है, पंजाब और दिल्ली में तो आपकी सरकार है, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा है ना, हमें करने नहीं दिया जा रहा है। एलजी हमारे पर बैठा रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली में तो देखिए हमारे पर कोई ताकत ही नहीं है, तो दिल्ली की तो बात ही मत करिए। दिल्ली में जो गवर्निंग बॉडी है, जो कि इन्होंने चालबाजियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि पंजाब में अपना वादा पूरा करें। पंजाब में हम करेंगे, हम मना नहीं करें, 1.5 साल हुए हमारी सरकार को, सर 1.5 साल हुए हमारी सरकार को। आप समझिए ऋषिपाल जी, हमसे केजरीवाल जी हमारे पास 26 नवंबर को रामलीला मैदान में आए थे, फिर जनवरी में पंचकूला आए थे, तो उन्होंने ये कहा था जिस भी राज्य में मेरी पूर्ण सरकार होगी वहाँ पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल करूंगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जब केजरीवाल जी आते हैं तो हमारे कर्मचारी नेताओं को बंदी बना लिया जाता है, और जो हमारी मांग थी, तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मान साहब से अनुरोध करें कि वो जो उन्होंने वादा किया था उसको तुरंत पूरा करें। ऋषिपाल भाई, अगर बजट का हवाला दे रही है, लेकिन जितना मेरी जानकारी में है, जिन राज्यों में लागू हो चुका है वहां को लेकर रिसर्च कर रही है पंजाब सरकार की, कैसे कैसे लागू किया गया और क्या क्या संभावना है। तरीका सही है ना, हम लोगों की, वही तो मैं बोल रही हूँ कि हमारी पढ़ी लिखी लोगों की सरकार है, तो हम लोग देखभाल के करेंगे ना कि यहाँ पे सबका फायदा हो और जनता का सबसे पहला फायदा हो। हम ये तो मना नहीं कर रहे ना कि हम ओपीएस दे ही नहीं सकते, हम खट्टर सरकार की तरह ये तो नहीं बोल रहे ना कि हमारा दिवालिया निकल जाएगा 2030 तक, और आंसू गैस तो नहीं चला रहे ना। ये रामराज जी थोड़ा पढ़ाई करके आइए, इस टॉपिक पे आपको पढ़ाई करके आनी चाहिए थी, आप पढ़ाई करके आए नहीं। विषय ऐसा है, आप सभी को पढ़ाई करके आनी चाहिए। नहीं, लेकिन उसके बाद देखिए, मैं तो आई हूँ, अपनी पढ़ाई तो मैं अपने हिस्से की तो पढ़ाई करके आई हूँ, बाकी देख ली जो अपना आंकड़ा पेश कर दिया ना, आंकड़ा ठीक है, मेरा आंकड़ा एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम आंकड़े में कोई दिक्कत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप रामराज जी? अच्छा सुनिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही हूँ कि यहाँ पे हम खट्टर साहब की स्टेटमेंट हमें देखनी चाहिए, क्योंकि पंजाब का जो मुद्दा है वहां पे तो हम प्रस्ताव करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे खट्टर साहब की बात करें तो वो उनकी तो मंशा ही दिख रही है ना कि वो पहले ही बोल रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहते हैं, कि भैया 2030 तक तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप करना ही नहीं चाहते, आप पहले ही बहाने मार रहे हो। प्रियदर्शी जी, दो बातें होती हैं, या तो बीजेपी एनपीएस के खिलाफ हो, जब बीजेपी एनपीएस के खिलाफ ही नहीं है तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कहाँ से आ गई? ना मैडम, बीजेपी मानती है कि इनका सच्ची है। देखिए मैं बता, और आप लोगों ने तो पंजाब में वादा किया, तो आप घुमा फिरा कर जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ लागू नहीं कर रहे, उसका आप आंसर नहीं कर रहे, हरियाणा पर आ जाते हैं। रामराज जी सुन लीजिए कहावत, राम भैया सुन लो, सुन लीजिए, हमारे गाँव में छोटी कहावत है। माननीय राजनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मनमोहन जी को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन आज वो स्वयं सत्ता में है लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहा। राजनाथ जी हमारा पक्ष रख चुके हैं कि ओपीएस सही है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था मनमोहन जी को, लेकिन आज जब वो सत्ता में है, जो पत्र उन्होंने जो मांग पूर्व के प्रधानमंत्री से की थी, आज पूर्ण रूप से सत्ता उनके हाथ में, लेकिन फिर भी
जिस चीज की मांग करते थे उसको वो आज पूरा नहीं करवा। तो इसका मतलब कि मंशा एक दिन तो वो कहते थे कि हम ओपीएस के पक्ष में हैं, जैसे ही सत्ता में आते हैं, जैसे ही खट्टर साहब लागू कर दे, क्यों नहीं लागू कर रहे ओपीएस? कर दे, 9 साल से उनकी सरकार थी, ओपीएस लागू कर देना चाहिए था, क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? पीएम की कोठी पे सारा पैसा खर्च कर लो। राम राजे जी, खट्टर साहब को लागू कर देना चाहिए था। जब आप लोग इसके फेवर में थे, क्यों आंसू गैस आपने डाले, क्यों आपने डंडे मारे, क्यों हमारे भाइयों को तंग किया? आपके पास इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने नहीं लागू किया, 2 राज्यों में, मैं 2 राज्यों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 राज्यों में इनकी सरकारें, इन्होंने लागू तक नहीं किया, एक चिट्ठी पत्री भी नहीं गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आप ज्योति जी, आप बोल रही चोर की ताली में तिनका कैसे? अब देखिए, चोर की ताली में तो तिनका है ही, हम कैसे मना कर सकते हैं? चोर की ताली में तिनका नहीं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। आप समझिए इस बात को। बोलने लग रहे, झूठ बोलने लग रहे। कौन सा झूठ बोल दिया? कौन सा झूठ बोला? झूठ तो आप बोल रहे हैं कि 2030 में हमारा दिवालिया निकल जाएगा। पहले आप ये बताइए, जो कर्जा है हमारा, ये कर्जा कैसे उतरेगा? आप इसमें आपका कोई जवाब नहीं है, है ना? अगर मैं बोल रही कि 4 रुपए का भी कर्जा है, तो हम क्यों आपका कर्जा सुने? क्या खट्टर साहब अपने घर से देंगे? खट्टर साहब अपने घर से देंगे? ये बताइए, कर्जा कौन चुकाएगा? ये कर्जा कौन चुकाएगा? चलिए, समय नहीं अब विषयों से इधर उधर बात करने का। बजरंग दास जी, अगर हुड्डा साहब को लगता है कि कर्मचारियों के हित में नहीं थी ओपीएस को खत्म किए जाने का फैसला, तो 2009 के इलेक्शन में गए आप लोग, तब याद नहीं आया? 2014 के इलेक्शन में गए आप लोग, तब तक सामने नहीं आया ये? देखिए, अब 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को या भूपेंद्र हुड्डा को ये लग रहा है कि ओपीएस बहाली होनी चाहिए? ज्योति, पहले मैं इनका बात का जवाब दे दूं। मेरे साथी राम जी कह रहे हैं कि हमने कमेटी गठन कर दी है। उस कमेटी क्या वैल्यू, जिसका मुखिया ये कहता है भी लागू होती तो यहाँ दिवालिया हो जाएगा। सही बात है। कहाँ कमेटी रही? कौन सी कमेटी की वैल्यू हुई? मुख्यमंत्री आपने गलत था तो लागू क्यों कराया? या कमेटी आपको प्रतिभाव था क्या? सुन लो राम, आपने गलत फैसला क्यों लिया? ज्योति जी चुप करवा ले, ज्योति जी बुलवा लो। ज्योति जी, क्या इनकी का आदत पड़ रही है बीच में? आप पूरी डिबेट देख लोगे ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ बड़े भाई। ये बोलने देते ही नहीं। अब क्या जवाब दे रहे हो? आपने तो पूरा हरियाणा लुटा दिया, जनता आपको नकार चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है। जवाब दे, जवाब आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता बताएगी आपको। घर बिठाने का, घर बिठा कर आपको घर बिठा दिया, कहीं का रोड़ा बानमती ने घुसने नहीं देती। आपका गठबंधन आखिरी कमेंट लेंगे। बजरंग दास जी, अभी सुनिए आप। रामराज जी, चूंकि हिमाचल में देखिए सीधा फायदा हुआ के, और जहां जहां चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस ही वादा कर चुकी है, तो या तो कर्मचारियों से आप लोग उनको कॉन्फिडेंस में लें कि ओपीएस अगर लागू नहीं कर सकते तो एनपीएस कैसे बेटर के, अभी क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है? अदरवाइज बीजेपी को नहीं लगता कि चुनावी नुकसान तो हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या है। देखो ज्योति जी, हमारा एक ही पैटर्न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस पैटर्न पर हम चल रहे हैं। जो जनहित में होगा वो फैसला हम लेंगे। ऐसे केंद्र सरकार, ऐसे ही राज्य सरकार, जनहित का काम हम जरूर लागू करेंगे। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है बजरंग दास, जहाँ पे मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। आपकी सरकार में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस आधार पर चलिए आप दोनों अभी रुकेंगे, दोनों को म्यूट कीजिए एक बार, क्योंकि समय हमारे पास नहीं। पीसीआर दोनों को म्यूट करें। ऋषिपाल जी, कांग्रेस जब ये कहती है, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं पहली कलम से लागू कर देंगे, क्या कर्मचारियों को भरोसा है उनके इस वादे पर? देखिए, हमारा आज तक का, अभी जब तक सरकार है बीजेपी की, तब तक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से रहेगी। और हमने 11 फरवरी 2024 को एक महारैली का जो है फैसला ले लिया, जींद के अंदर हम करने जा रहे हैं। तब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते रहेंगे। आचार संहिता लगने तक हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, क्योंकि मौजूदा सरकार से ही मांग की जाती है। उसके बाद अगर बीजेपी हमारी पेंशन को लागू नहीं करती आचार संहिता लगने तक, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हमें कहां जाना है, किसके जाना है। लेकिन एक बात साफ है कि हमने जो मुहिम चलाई है वो है वोट फॉर ओपीएस, जिसका परिणाम आपने हिमाचल में देखा। वहां के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी विधानसभा में खड़े होकर ये कहते थे अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। उनका कहने का मतलब था कि जो है पुरानी पेंशन मात्र नेताओं की बपोती है।
लेकिन वही जयराम ठाकुर जी जून के अंदर पंचकुला में आके कॉन्फ्रेंस करके गए। अगर उनकी सरकार जाने का कोई कारण था तो वह था पुरानी पेंशन का मुद्दा। उन्होंने साफ माना कि वो मोदी साहब के पास, प्रधानमंत्री जी के पास गए थे इस मुद्दे पर बातचीत करने के, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने माना, मुख्यमंत्री जी से भी साफ साफ कह दिया कि अगर आपको दोबारा सत्ता वापस लानी है तो आपको पुरानी पेंशन का रास्ता, सत्ता का रास्ता है, तो आपको तुरंत बहाल कर देनी चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम आपकी जनता है, जो नौकरी है, जो नौकरी करता है, वो गरीब मजदूर का, गरीब किसान का, छोटे दुकानदार का बेटा होता, कोई बड़े बिजनेसमैन या राजनेताओं के लोग बेटे जो है सरकारी नौकरी में नहीं आते। ठीक है, आपकी बात ये है कि अभी तो हम सीएम साहब से अपील कर रहे हैं, हरियाणा सरकार से अपील कर रहे हैं, और अगर नहीं करती है सरकार लागू तो उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि वोट किसे करना है, और ये सामूहिक फैसला होगा किस पार्टी को वोट किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो ओपीएस को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा, और अगर बना तो किससे चुनावी नफा नुकसान होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।